शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा पाएँ। रोजगार के लिए हम लोग रोजगार को लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम बांधवगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हम कर सकें। संसाधन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और इतना बड़ा संसाधन, वन का संसाधन हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम भविष्य में रोजगार स्थापित कर पाएंगे और रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने कई वर्ष शिक्षी कार्य में रहे हैं और आपको ज़्यादा अनुभव है, तो आप देख पा रहे हो कि शिक्षा के स्तर में जो है तो हमारे विधानसभा या फिर हमारे ज़िले का जो क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ है। तो आप शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे और किन रणनीतियों के साथ आप काम करेंगे? शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमारे ज़िले में। हम बगल के ज़िलों की अगर तुलना करें, डिंडौरी की, मंडला के और आपके कटनी के, तो हमारी हालत बहुत पीछे है। व्यक्तिगत रूप में मैं ये काम करता आया हूँ कि हम शिक्षा में नवाचार की बहुत ज़रूरत है। हमने 3 योजनाएं चलाई थी समाज के सहयोग से और हमारे जो सहयोगी शिक्षक जो हैं उनके माध्यम से। एक पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, एक हमने कहा कि बच्चा सीख जाए, और एक गांव कॉलेज। ये हमारा कंसेप्ट है जो सरकार से अलग है, और उसमें हमने एक तरह से सफलता भी बहुत अर्जित किया। बहुत सारे युवा उसमें जुड़े और आगे बढ़े। हम सरकार की योजनाओं के साथ व्यक्तिगत रूप में, मैं एक शिक्षक रहा हूँ इतने सालों तक, तो मैं निश्चित रूप से नवाचार को बढ़ावा दूंगा। मैं चाहूँगा कि हायर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम यहाँ तक लेके आएँ अपने ज़िले में, अपने गाँव, और हम एक अच्छे तरीके से शिक्षा को हम प्रमोट करें। एक वातावरण बनाएंगे कि यहाँ के भी आदिवासी बच्चे यूपीएससी में जाएं, एमपीपीएससी में जाएं और बड़े जॉब में जाएं, क्रिएट करें, अपने जॉब क्रिएट करें। वो तो इस ओर हम एक सामाजिक आंदोलन भी शिक्षा के क्षेत्र में चलाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये करते भी आए हैं, और ये मेरे रुचि का भी मामला है। निश्चित रूप से हम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। लगातार जैसा कि आकाशकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल समस्याओं से घिरा हुआ है, तो आप कई, जैसे कि विगत माह आपने 2 माह तक लगातार आंदोलन किया था। उसमें न तो जिला प्रशासन ध्यान दिया, ना तो सरकार ने ध्यान दिया, ना तो क्षेत्रीय विधायक ध्यान दिया। तो उस पर आपका क्या विचार है और किन रणनीतियों के साथ उस पर काम करेंगे? आपका क्या इस पर सुझाव है? पानी की एक गंभीर समस्या है। आकाशकोट तो एक मान लीजिए कि 5 पंचायतों का एरिया पहाड़ के ऊपर है। ऐसे हम पूरा देखें तो 109 गांव संकटग्रस्त गांव हैं, जिनमें से टकटईगढ़ का क्षेत्र है, अमोल आश्रम का क्षेत्र है, आकाशकोट का क्षेत्र है और टिकुरा पठारी भलवार वो वाला क्षेत्र है। माने महानदी से लेकर के जोहिला तक का पूरा एरिया जल संकट वाला एरिया है, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं। हमारी कोशिश है, हमने पहले भी प्रयास किया, कांग्रेस ने ये वादा किया है आंदोलन में कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी हम नर्मदा का पानी इस क्षेत्र में लेके आएंगे। तो केवल आकाशकोट ही नहीं, नर्मदा का पानी हम इतना पर्याप्त लेके आएंगे कि पूरे ज़िले को पानी मिल पाएगा। ये हमारा बिल्कुल उसके वचन में है। हमारे बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया हुआ है और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहें, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। तो हम नर्मदा के पानी लेके आएंगे, और माँ के नर्मदा को जब हम लेके आएंगे तो इस क्षेत्र को हमारा पवित्र क्षेत्र भी बनेगा। मेरी पूरी तरह से मेरे मन की और ये दिल की बात है, और मैं इसके लिए संकल्पित हूँ कि नर्मदा का पानी यहाँ पर आए। किसानों को कहा जाता है कि अन्नदाता है, और जैसे कि बीजेपी केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके पहले भी 5 काला कानून लेके आया था, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किसानों के लिए क्या योजना लेके आएंगे और क्या उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे? कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और ख़ास करके हमारे जैसे पिछड़े ज़िले में तो बहुत ज़्यादा ही काम करने की ज़रूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो पहला काम यह है कि पानी खेत में जाए, किसानों की सिंचाई की सुविधा मिले, तब वो आगे बढ़ें। दूसरा तो कमलनाथ जी ने कहा है कि हम
5 हार्स पावर की बिजली किसानों को मुफ्त में देंगे, वो भी कृषि को आगे बढ़ाएगा। बिजली हाफ होगी, उनको किसी भी तरह से खाद का, कीटनाशक का कोई संकट नहीं होगा। वो जिले स्तर पर इसको ठीक ढंग से हम लोग मैनेज करेंगे, रखेंगे, भंडारण करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र को हम एक्टिव करेंगे। कृषि विभाग में जो आजकल ठेकेदारी वहाँ पर हावी हो गई है, किसानों को किनारे कर दिया गया है, वो स्थिति को हम ख़त्म करेंगे। किसानों की खुद की समिति और सहकारिता बनेगी। सहकारिता के इतने लंबे समय से सरकार ने हटा दिया और किसानों की कोई पूछ परख नहीं है। जहाँ भी बांधों के सिंचाई का लेकर के समितियाँ बनी थी, उसमें 5 साल 10 साल निकाल दिया, कहीं चुनाव नहीं हुए। तो उसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों को लेके आएंगे। किसानों की जो संकट होगी वो सामने किसान खुद रखेंगे और उसको मिल करके हम कृषि क्षेत्र में भी अच्छा काम करेंगे। इसलिए जैसा कि बीजेपी सरकार अभी हाल ही में प्रलोभन रूपी लाडली बहना योजना जो 1000 थी उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी, और कई योजनाएं हैं जो संचालित कर रही जनहितैषी कार्य। तो उन कार्यों को लेकर आपका क्या इस पर वो है, क्या प्रतिक्रिया है? आप किस नज़रिए से उस कार्य को देखते हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है कि हम महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए हम 1500 रुपया उनके खाते में देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो ये तो 18 साल हो गए, इनको कभी सुध नहीं आया। अब जब चुनाव आ गया तो बोलते हैं कि हम 3000 तक लेके बढ़ाएंगे। एक तरह से ये भ्रम को पैदा करना है, वोट के लिए किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी, उसके वचन पत्र में है और वचनबद्ध है। हम महिलाओं के उन्नति के लिए जितना अच्छा बेहतर से बेहतर होगा वो हम काम करेंगे और वो असलियत में आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी। किसी के भीख के वो ज़रूरत नहीं है उनको। वो खुद इतना परिश्रम करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, उनके पास आसपास संसाधन है, खेत है, बाड़ी है, पानी है। वो अपनी उन्नति और प्रगति कैसे कर सकें सरकार के सहयोग से, उस ओर हमारा ध्यान होगा। हम उनको भिखारी नहीं बनाना चाहते कि किसी के भीख पर वो निर्भर हैं। NCRB की रिपोर्ट कहता है कि लगातार आदिवासियों पर उत्पीड़न व अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर आपकी आगामी सरकार बन जाती है तो आप आदिवासियों के लिए क्या किन कार्यों को लेकर चलेंगे, और आदिवासियों को किस प्रकार से जो है सुरक्षा व्यवस्था या तो फिर संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो आप किन नज़रिए से देखते हैं, किन कार्यों से उनका जो है कार्य करेंगे? मध्य प्रदेश में आदिवासी उत्पीड़न अत्याचार नंबर 1 में। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों की कहीं सुनी नहीं जा सकती। आपको पता होगा, आपके दर्शकों को बता दें कि उमरिया ज़िले में पंचायत का चुनाव हुआ। जिला पंचायत में आज के तारीख में बीजेपी के षड्यंत्र में वहाँ से आरक्षण को ख़त्म कर दिया। आज वहाँ अध्यक्ष भी गैर आदिवासी है, उपाध्यक्ष भी गैर आदिवासी है। यही षड्यंत्र करकेली में किया गया। करकेली जनपद में अध्यक्ष भी गैर आदिवासी, उपाध्यक्ष भी गैर आदिवासी है। तो ये तो सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी जो घटना हो गई उमरिया में, आदिवासियों के सामने जो प्रताड़ना का नंगा नाच हो रहा है, हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आदिवासियों को जो निर्दोष हैं, बिना अपराध के अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है, प्रताड़ित किया गया है, तो कमलनाथ जी की घोषणा है कि जैसे हमारी सरकार होगी ऐसे सारे मुकदमे हम वापस करेंगे। और हम ये पूरी तरह से वचन देते हैं कि आदिवासी उत्पीड़न का कोई भी मामला यहाँ दबेगा नहीं, न दबाया जाएगा और न उसमें कोई समझौता होगा। हम व्यक्तिगत रूप में आदिवासी आरक्षित सीट है, हम लोग आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए हम रात दिन काम करेंगे। कोई इस तरह की घटना सामने न हो, इसके लिए हम सजग रहेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लेके आए, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो तो कहते हैं कि 2029 के बाद लागू होगा।
और सबसे उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप आरक्षण की उसमें व्यवस्था नहीं है। जो ST SC के आरक्षण अभी तक निर्धारित है उसके अंदर महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे आदिवासी आरक्षण को और कमज़ोर कर रहे हो आप। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को कहीं आरक्षण की व्यवस्था उसमें नहीं है। तो आप तो आरक्षित कमज़ोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको ज़रूरत है ऊपर उठने के, उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तो ये पूरी तरह से आदिवासी और OBC विरोधी बिल है। ये बढ़ने नहीं देना चाहते ऊपर, और इसलिए ये तो दूर की कौड़ी है। अभी तो हमको नहीं लगता कि ये लागू हो पाएगा। हम अगर बात करें इस ज़िले की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं लगातार हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या तो फिर समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार उजागर होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे इतना लचर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप, अगर आपका सरकार बन जाता है, अगर आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बन जाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपका इस पर क्या योजना रहेगी, क्या नीति रहेगी? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत ख़राब है उसके हम भी भुगतोगे। मैं भी गरीब और आदिवासी परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ सामने रहता हूँ तो पूरे 2500 गांव के लोग आते हैं और मुझसे सहायता मांगते हैं कि चलो भाई हमारे साथ ये समस्या है। उमरिया में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गया है और रेफर सेंटर बन गया है। आपको जुकाम भी आ गया है, अगर आप ठीक से डॉक्टर से बात करोगे तो वो रेफ़र कर देगा। यहाँ पर कोई दवाई नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की हालत है ही नहीं है। जहाँ अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये यहाँ की हालत है जिला मुख्यालय। हमारी प्राथमिकता होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि हम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर लेके आएंगे, पूरी व्यवस्था उनके स्वास्थ्य विभाग के अमला को लेके आएंगे, और सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा। और उसमें हम चाहेंगे कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। और कमलनाथ जी ने कहा है कि इसके लिए हम अलग से नवाचार भी करेंगे कि उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचेगा, लोग कैसे अपने घर में स्वास्थ्य का लाभ ले सकें, सहयोग ले सकें। तो इसलिए हमारी पूरी प्राथमिकता स्वास्थ्य के प्रति होगी और हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारी प्रयास होगी। पहला ऐसा देखा जाता था कि बिहार नंबर 1 आता था पलायन के क्षेत्र में, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी पलायन के क्षेत्र में कम नहीं है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो उमरिया जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र। तो अगर आपकी सरकार बन जाती तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए क्या यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, और क्या नीति के साथ अपनाएंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी हमारा जन आक्रोश रैली निकले तो हम चंदिया क्षेत्र में घूम के आए। वहाँ गाँव में लोग नहीं, सब बाहर जा चुके हैं। मानपुर विधानसभा में भी लगभग यही हाल है कि वहाँ के जो गरीब हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, बाल बच्चों को लेकर के वो निकल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। इस और तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। जबकि मैं बार बार उसी बात को कहता हूँ कि हमारे पास संसाधन है, ज़मीन है, पानी है, जंगल है, वनोपज है। हम रोज़गार यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति पर है। हमारी योजना हम लेके आ सकते हैं। जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि आप वातावरण बनाइए, रोज़गार आएगा आपके द्वार। लेकिन जब आप वातावरण बनाएंगे तब आप क्राइम को बढ़ाएंगे, वहाँ पर अत्याचार बढ़ेगा, तो कोई पूंजीपति कैसे आएगा। कमलनाथ जी का ये तो बिल्कुल वचन है कि वो हर जिला में कम से कम रोजगार की स्थापना करेंगे और एक ऐसा वातावरण निर्माण करेंगे कि ताकि उद्योगपतियों को वहाँ पर मदद मिल सके, ज़मीन मिल सके, पानी मिल सके और वातावरण मिल सके। तो ये घोषणा में है कि हम हर ज़िले में रोजगार की स्थापना करेंगे। व्यक्तिगत रूप में हमारा और कोशिश होगा कि पलायन बिल्कुल रुक जाए, लोग यहाँ रह कर के उनको रोज़गार मिल सके, खेती कर सकें। ज़मीन के जहाँ तक मामले हैं वो कांग्रेस के वचन पत्र में है और पहले भी रहा। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम ST SC के लोगों को ज़मीन देंगे और सरकार बनती है तो इस तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी
वो भी रोज़गार के लिए काम करने के लिए होगा, उनका खुद का सरकार बनेगा, वो अपना फैसला करेंगे, अपना रोज़गार स्थापित करेंगे। छोटे छोटे पदों में जो भर्तियां हैं 15-20 साल से रोक के रखे हैं, उनकी भर्तियां चालू होगी और वहाँ के पढ़े लिखे लड़कों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार की स्थापना हो पाएगी। जैसा कि आपने लगातार कई महीनों से आंदोलन आदिवासी उत्पीड़न की बात करें या तो फिर आकाश कोर्ट की बात करें या तो फिर बांध निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इनको अगर आप क्षेत्रीय विधायक बन जाते हैं या तो फिर आपकी सरकार बन जाती है तो आप इन तमाम मुद्दाओं को किस नज़रिए से देखते हैं और उन पर किस प्रकार से विधानसभा में इसको आवाज़ उठाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आदिवासियों के साथ ये धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुआ। हजारों एकड़ ज़मीन आदिवासियों के पट्टे की, कब्जे के, उनके निस्तार की ज़मीन जल संसाधन विभाग को दे दिया गया है। कोई उनसे ना पूछा गया, ना राय सलाह लिया गया, ना ग्राम सभा का आयोजन किया गया, ना पंचायतों से कोई परामर्श किया गया। पूरा मेरा एक अध्ययन है, मेरे पास रिपोर्ट है कि हर जगह जगह इन्होंने बांध बनाया, 30 करोड़ का, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का, बांध के नाम पर और नहरों के नाम पर। एक बांध में कम से कम 700-1100 एकड़ ज़मीन वहाँ का इन्होंने रिक्विजिशन कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अभी तक मुआवजा नहीं बटे हैं, लोग भटक रहे हैं। मुआवजा भी मनमानी दिया गया, बिना पूछे जाने उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो ये लड़ाई तो मैं 3 साल से लड़ते आ रहा हूँ कि इसकी जांच होगी और हम जांच कराएंगे। हमारी लड़ाई तो यहाँ तक है कि हम ज़मीन वापस कराएंगे किसानों को। जो मनमानी तरह की सरकार ने ज़मीन ले लिया है, वो ज़मीन किसानों को वापस कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। मुझे अवसर मिलता है तो मुझे जो मेरी प्राथमिकता है ये बांधों के भ्रष्टाचार का, महानदी के जो बांध है वो रुके, वहाँ से पलायन न हो किसी का। पानी की जो समस्या है, जिसे आप बार बार कहते हो आकाश कोट की बात है, तो आकाश कोट हो, चाहे कट्टाईगढ़ का मामला हो, चाहे वो राठा और बेलसरा क्षेत्र का मामला हो, हर जगह पानी पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए ये बांध का जो मुद्दा है, ये मेरे खुद की लड़ाई का मुद्दा है। मैं निश्चित रूप से इसको लेकर के आगे बढ़ूँगा। लास्ट में हमारा मुख्य प्रश्न है और अहम सवाल है, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को एवं हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के ही किसी क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो जब तक जन भागीदारी तरीके से नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्तिगत एक आदमी और कोई उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। मेरी अपील होगी, आपके आशीर्वाद मिलेगा, मुझे टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़ें, मुझे आशीर्वाद दें और काम की प्राथमिकता को बताएं, उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमने भी एक प्लान किया है, हम 5-5 पंचायतों के सेक्टर बना करके उस क्षेत्र का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, आवागमन के साधन में, स्वास्थ्य को लेकर के वो पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है कि हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम 110 ग्राम पंचायतें बांधवगढ़ विधानसभा में, तो 5-5 ग्राम पंचायतों का हम सेक्टर बनाएंगे। और कैसे कनेक्टिविटी बढ़े गाँवों की, गांव से गांव कैसे रोड से जुड़े, पुलिया से जुड़े, बच्चे स्कूल आसानी से जा सकें, आ सकें, ये हमारी प्राथमिकता में और इसे करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ जनार्दन से कि आप हमें सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम सब लोग मिलकर कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे साथ में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे आदिवासी नेता बाला सिंह टेकाम। कैमरामैन राजकुमार पंडित के साथ मैं कपिल कुमार बेला।